लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में कुछ थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमें डोमिनेंट सी नज़र आएंगी। नंबर वन, डेथ। नंबर टू, उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर उसकी पोइट्री को हाईली कन्फेशनल भी कहा जाता है। कन्फेशनल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री को कहा जाता है जो कि डीपली जो है इंसान की जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना उसके साथ इन्वॉल्व होती है। सिल्विया प्लाथ ने अपनी पोइट्री के थ्रू अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्सनल इश्यूज, उसका जितना भी एक जो मेंटल उसका एक डिलेमा था या ट्रॉमा में वो जो रहती थी, उसने वो सारी चीज़ें वहाँ पे बयान की। यहाँ तक कि जब उसने जो पोएम है एरियल लिखी थी, तो वो उसने सुसाइड करने से पहले लिखी थी। और एरियल में उसने बताया था एक ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर वो सवार होती है और वो उस लाइफ से आज़ाद होना चाहती है, एंड फाइनली वो पोएम लिखने के कुछ दिन बाद उसने सुसाइड भी कर ली थी। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग कि उसने अपनी ईच एंड एवरीथिंग, अपनी लाइफ की पर्सनल जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो सारे उसने अपनी पोइट्री के थ्रू जो है वो बयान कर दिए थे। तो थीम ऑफ सुसाइड, थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इसकी पोइट्री के अंदर, उसकी एनजाइटीज़, उसका डिप्रेशन, उसका ट्रॉमा, उसके जॉयस, फियर्स, वो सारी चीज़ें आपको इसकी पोइट्री के अंदर नज़र आएगी। इसकी जो पोइट्री है वो मोस्टली जो है डार्कर टोन में है और पैसिमिस्टिक है। लाइक शी वांट्स टू डाई। उसकी हर, जैसे हम एंड्रीन रिच को देखें तो उसकी जो पोएम्स हैं, एट द एंड शी ऑलवेज एंड एट द होप और इमर्जेंस ऑफ विमेन की वो बात करती थी कि नहीं, विमेन के अंदर एक होप है, वो अभी भी इमर्ज हो सकती है। सिल्विया प्लाथ की पोइट्री टोटली ऑपोजिट है। सिल्विया प्लाथ की हर पोएम का एंड, तकरीबन हर पोएम का एंड या तो डेथ पे होता है या फिर उसकी पोइट्री के बीच में कहीं एक ऐसा कोई वो इमेजरी ऐसी आ जाएगी, ऐसा सिंबल दे देगी हमें, ऐसा साइन देती है जिससे फील होता है कि दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द थीम ऑफ द डेथ, जस्ट लाइक द थीम ऑफ द वायलेंस। ठीक है, थीम ऑफ वायलेंस हमें, थीम ऑफ रिबेलियन, ये सारी चीज़ें हमें सिल्विया प्लाथ की पोइट्री के अंदर नज़र आती है। रीज़न क्या थी कि सिल्विया प्लाथ की एक रिबेलियस सी नेचर थी। शी वॉन्ट्स टू फाइट अगेंस्ट दिस सोसाइटी, शी वॉन्ट्स टू लिव, जिसे कहना चाहिए ना, वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और जैसे अभी मैंने आपको स्लाइड से पढ़ाया कि भाई वो नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द आए, वो डरती थी शादी होने से, लेकिन फाइनली उसकी शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन वो उस शादी को नहीं एक्सेप्ट कर पाती एंड फाइनली उनका जो है सेपरेशन हो जाती है एंड आफ्टर सेपरेशन वो सुसाइड कर लेती है। तो ये सारा इसका जो बियोग्राफी और उसकी पोइट्री रिलेटेड ये सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा द पोइट्री of Sylvia Plath. Sylvia Plath poem is very popular among scholars and general readers. Her obvious abstractism has captured audience all inspired and motivated by her poetry, either to write better or to simplify her poetic rap. ठीक है, और ऑब्वियस, उसकी जो ऑब्वियस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एक आप देखिए ना, कभी इमेजेस देखिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के, वो बहुत सारे इमेजेस होते हैं एक ही पेंटिंग के अंदर होते हैं, कहीं धब्बा आ जाता है, कहीं छोटा सा फेस निकल रहा होता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग सी एक आर्ट फॉर्म होती है जो कि कैप्चर करता है ऑडियंस को, ऑल इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय हर पोएट्री, आइदर टू राइट बेटर और टू सिंपलीफाई हर पोएटिक रैप। या तो वो बेटर राइट करती थी या सिंपलीफाई करते थे उसका जो आर्ट है उसके पोएटिक रैप को। Plath's devotion to her craft is apparent in her works. She commands an insightful voice on her works by being steadfast, honest, and direct, and not being afraid to openly contemplate our deepest anxieties, complexities, joys, and fears. Plath जो है वो totally devoted थी to her craft, apparent, जो कि उसके works के through बहुत ज़्यादा apparent था, और वो कमांड करती थी एक इंसाइटफुल वॉइस को अपने वर्क्स में बाय बीइंग स्टेडफास्ट। बहुत स्टेडफास्ट थी, ऑनेस्ट थी, डायरेक्ट थी, और वो डरती नहीं थी अपनी डीपेस्ट एंग्जाइटीज को कॉन्टेम्पलेट करने में, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज को जॉयस, यानी कि बड़ी वो स्टेडफास्ट किस्म की, अपराइट किस्म की, या इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं कि इंसान, कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं।
पोएम्स ऑफ सिल्विया प्लाथ में हम देख लेते हैं कि डैडी फ्यूजेस सिल्विया थॉट और रॉ इमोशंस अबाउट हर हस्बैंड एंड हर फादर। ठीक है, एक रॉ इमोशंस थे, डैडी उसकी एक पोएम थी जिसके अंदर उसके हस्बैंड और उसके फादर से रिलेटेड कुछ रॉ इमोशंस थे। द एंड ऑफ डैडी वन कैन नॉट हेल्प बट रीड, they always knew it was you, as Sylvia saying directly, I always knew it was you and I always knew it was true in regard to her husband infidelity and which he always denied। ठीक है, उसको अपने, क्योंकि उसके हस्बैंड का रिलेशन था शायद किसी और औरत के साथ, और इसको शक था एक्चुअली अपने हस्बैंड के ऊपर कि शायद इसका ताल्लुक है किसी और खातून के साथ, लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा उसके सामने डिनाई करता रहा। डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू। ठीक है, और वो जो है डैडी और अपने शौहर को, दोनों को आपस में फ्यूज, डैडी उसका फादर तो उसकी 8 इयर्स की थी जब उसका फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन वो दो इमेजेस को फ्यूज करती है टुगेदर, एक तरफ अपने फादर को और एक तरफ अपने हस्बैंड को। could mean she had either grown up on her marriage or more seriously her life। और इससे क्या मुराद है कि या तो वो ग्रोन अप हो गई थी, आइदर शी गिवन अप ऑन हर मैरिज, या तो उसने गिव अप कर दिया था अपने मैरिज को, या फिर मोर सीरियसली हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ को गिव अप कर दिया था। दैट शी वाज एट हर विट्स एंड, दैट शी कैन नॉट गो ऑन एनी मोर, कि वो इसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती। द वर्ड थ्रू पोर्ट्रेज बोथ रिजॉल्व एंड डिस्पेयर, और वर्ड थ्रू जो है यहाँ पे वो पोर्ट्रे करता है किसको, रिजॉल्व को भी और डिस्पेयर को भी। उसके बाद हम देखते हैं नॉट ओनली उसने इस तरह की पोएम्स लिखी, बल्कि उसने कुछ अच्छी पोएम्स भी लिखी थी जो कि जिनकी पैसिमिस्टिक टोन नहीं थी, रिलेटेड टू नेचर। उसमें पॉपीज इन अक्टूबर इज वेरी, जैसे कहना चाहिए अच्छी सी पोएम है जो उसने नेचर से रिलेटेड लिखी है, लेकिन इसके अंदर भी उसने कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन और फीमेल सुप्रेशन की बात की है। ठीक है, ये जब मैं आपको मजीद थोड़ा डिटेल बढ़ाऊंगी, यहाँ पे तो छोटा मोटा ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे जाके ये पॉपीज इन अक्टूबर डिटेल बढ़ाऊंगी। इन पॉपीज इन अक्टूबर द सेटिंग कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज। पॉपीज इन अक्टूबर में आप ऐसे समझ लें कि वो एक फील्ड ऑफ पॉपीज के किनारे पे खड़ी है और वो पॉपीज इन अक्टूबर को देखती है और उस पर वो एक पोएम लिखती है। वो उसको रेड कलर के, जो स्कारलेट रेड कलर है उन पॉपीज का, वो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बट ऑन द अदर हैंड जो उसके माइंड के अंदर जो हिडन फीलिंग्स हैं वो वहां पे शो करती है कि अ वीमेन टेंडिंग। अब ये सारी इमेजरी वो क्रिएट करती है। अब सिल्विया प्लाथ की जो पोइट्री है वो मशहूर अपनी इमेजरी की वजह से है। ठीक है, वो ऐसी इमेजरी क्रिएट करती है विद द पॉपीज इन अक्टूबर, उन रेड कलर के फ्लावर्स से, जो कि एक हॉलमार्क क्रिएट कर देता है इन द फील्ड ऑफ द पोइट्री, और द जो भी हमारा आप समझ लें कि इस मतलब मॉडर्न पोइट्री है कि वीमेन टेंडिंग टू अ पेशेंट और वीमेन फाइटिंग फॉर हर लाइफ। ठीक है, और वो क्या मैनी वेज वो इंटरप्रेट करती है। स्पेशली वो इन पॉपीज इन अक्टूबर को एक वीमेन के साथ तशबीह देती है, उस इमेजरी को कंपेयर करती है विद अ वीमेन जो कि या तो एक पेशेंट है या वो फाइट कर रही है फॉर हर लाइफ। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टू वीमेन इन द पोएम। और कहाँ वो एक नेचुरल इमेजरी के थ्रू जो है एक रेफर करती है विमेन इन द पोएम को, नेचर बीइंग वन ऑफ देम। द लव गिफ्ट इज अनदर बाय अ स्काई palely and flamely igniting its carbon monoxide। This part holds the key to unraveling of the poem। Carbon monoxide is pollution caused by automobiles। Last mention of carbon monoxide could mean she was referring to the poison of toxins in her life or society। कार्बन मोनोऑक्साइड वो जहाँ पे फील्ड्स को देखती है, वहां पे वो जब सन की तरफ देखती है तो वो कहती है वो सन जो है वो इग्नाइट कर रहा है बाय द स्काई। स्काई को वो कहती है कि वो पेलिली और फ्लेमली है और वो इग्नाइट कर रहा है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड्स को। एक्चुअली शी इज कंपेयरिंग हरसेल्फ और द फीमेल्स विद द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, कि ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसने फीमेल्स को इतना ज़्यादा सुप्रेस कर दिया है कि वो इग्नाइट कर रहे हैं अपने कार्बन मोनोऑक्साइड को और वो पोल्यूट कर रहे हैं फीमेल्स को और उनको वो सुप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को, उनकी क्रिएटिविटी को वो डैमेज कर रहे हैं। दैट शी वॉज इन द मिडल ऑफ सम ऑफ द नेगेटिविटी। और
इतने पॉपीज इन अक्टूबर में भी वो मिडेस्ट ऑफ some form of negativity में थी. इसी तरीके से Lady Lazarus is about death and her love-hate relationship with it. The narrator seemed to grow stronger towards the end of the poem. When Plath called Lazarus a crown lady could mean an associated with female power. Lazarus was a tale from Bible. He is a man raised by God from death. ठीक है, एक मैन जो कि गॉड रेज करता है फ्रॉम द डेड, मतलब एक दोबारा से जिया हुआ इंसान होता है मरने के बाद जिसको उठाया जाता है. Plath could be referring to a sense of empowerment she felt as road she has risen to her own out of ash. और एक्चुअली प्लाथ जो है वो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट की बात करती है जो कि वो फेल्ट मतलब वो फील करती है सॉरी कि वो शी रोड हैज राइजन ऑन हर ओन आउट ऑफ एश. वो खुद मर के दोबारा से जी के उठना चाहती थी फ्रॉम द डेड विदाउट हेल्प फ्रॉम गॉड और द डॉक्टर लाइक अ फिनिक्स विद हर रेड हेयर. ठीक है, ना तो वो विद द हेल्प ऑफ गॉड उठना चाहती थी बल्कि वो खुद से उठना चाहती थी like a phoenix with her red hair. She coined eat meat like the air to refer to the women growing wild of influence supported by the fact that she named the poem Lady Lazarus. The Holocaust interpretation could be powerful theme of this poem since she was German. This poem could be tribute to the helplessness and powerless of Holocaust victims. क्योंकि वो जर्मन थी और ये जो पोएम है दैट कुड बी ट्रिब्यूट टू द हेल्पलेसनेस और पावरलेसनेस ऑफ होलोकॉस्ट, जो होलोकॉस्ट विक्टिम थे जो ड्यूरिंग नाजी गवर्नमेंट के दौरान जो है उनको किल कर दिया गया था. ये जो है पोएम उसको शो करती है. इट इज प्लाथ अटेम्प्ट टू ओवरकम द horror of human trauma. The most frequent color in her poem is red. Love and heart are often associated with red. Reds of lighter tone often represent feeling of lust, anger and rage. अब यहाँ पे आपको थीम ऑफ वायलेंस थ्रू रेड कलर जो है वो शो होगा. रेड कलर जहाँ एक तरफ खूबसूरती को, ब्यूटी को, मोहब्बत को, लव को शो करता है, ऑन द अदर हैंड रेड कलर हेट्रेड और डेथ को भी शो करता है, वायलेंस को भी शो करता है, गुस्से को भी शो करता है. ठीक है, तो रेड कलर जो है वो एक एम्बिजियस टोन के तौर पे जो है सिल्विया प्लाथ अपनी पोइट्री के अंदर यूज करती है. और ये अभी आप देखेंगे भी कि वो रेड कलर को कैसे यूज करती है. लाइक पॉपीज इन अक्टूबर के अंदर भी वो रेड कलर की बात करेगी. रेड ऑफ लाइटर टोन ऑफन रिप्रेजेंट फीलिंग ऑफ लस्ट, एंगर एंड रेज. ठीक है, जो लाइटर टोन, रेड ऑफ लाइटर टोन्स जो है वो ऑफन रिप्रेजेंट करता है ऑन द अदर हैंड लस्ट को, एंगर को, रेज को. डीपर रेड्स ऑन द अदर हैंड कुड मीन लव, पैशन एंड हीट. और डीपर रेड्स जो होते हैं वो ऑन द अदर हैंड उससे मुराद क्या होता है? पैशन, लव, पैशन और हीट होता है. इमोशंस सच एज डिस्ट्रेस एंड सैडनेस आर इम्पोर्टेंट टू प्लाथ पोएम. ठीक है, नेक्स्ट थीम इसकी जो है वो इमोशंस हैं. ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशंस किस तरह के थे सिल्विया प्लाथ के? वो डिस्ट्रेस और सैडनेस थे. और most of the poem revolve around these emotions which everybody can relate to. Hence the popular appeal it holds to both scholars and general readers alike. Plath's theme to extol the virtues of distress, and instead of repelling it as we want to do, she enjoins to enjoy the fleeting moment when you are in distress. और instead of repelling, बजाय इसके कि वो इसको repel करती इस डिस्ट्रेस को, virtues of distress को, वो क्या as we वो instead of repelling it as we want to do, she enjoys to enjoy the fleeting moment when you are in distress. बल्कि वो उसको मजा आता था उन fleeting moment में जबकि वो डिस्ट्रेस में हुआ करती थी. कुछ लोग होते हैं ना उनको गम याद करके बड़ा मजा आ रहा होता है, दुखी सॉन्ग सुन के हमें बड़ा मजा आ रहा होता है. तो हमें एक्चुअली मजा आ रहा होता है अपने आप को टॉर्चर करने. इंसान अपना, मैंने कहा ना, बदतरीन दुश्मन भी खुद होता है और बेहतरीन दोस्त भी खुद ही होता है. हमें मज़ा आता है पुराने गमों को, जैसे वो ज़ख्म के ऊपर खारिश करने में मज़ा आता है ना जब खारिश हो रही होती है, इसी तरीके से हमें पुराने गमों को भी खुरचने में बहुत मज़ा आ रहा होता है. तो सिल्विया प्लाथ की सेम वही नेचर थी. सिल्विया प्लाथ एबिलिटीज एज अ राइटर एबल हर टू एमलगमेट सो मैनी एलिमेंट, intellectual aspects of learning, personal emotional experiences and general human experiences. ठीक है, और वो जो है उसके अंदर वो एक ऐसी राइटर थी जिसके अंदर बहुत सी एबिलिटीज थी जो कि enable her to amalgamate so many elements. और उसकी राइटिंग में उसकी एबिलिटीज उसका amalgamate करती थी कि वो ये एलिमेंट्स अपनी एज अ राइटर
जो है वो शो कर सके, जिसमें उसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग था, उसके पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंसेस थे, और फिर उसका जर्नल ह्यूमन एक्सपीरियंस था. ऑल दीज she imbibed in her poetry to be able to entwine these disparate elements to her poetry is the testament to her abilities as a poet, which intrigue and fuel the imagination of scholar and general reader alike. Or to be able to entwine ये डिस्परेट एलिमेंट्स जो थे उसकी पोइट्री के, वो टेस्टमेंट थे टू हर एबिलिटीज एज अ पोएट. ठीक है, वो उसके लिए एक आजमाइश थे, टेस्टमेंट थे. या टेस्टमेंट एक्चुअली आपको पता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कमांडमेंट्स दी गई थी, टेस्टमेंट. ठीक है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो जो उनको कमांडमेंट्स दी गई थी उनको टेस्टमेंट कहा जाता है, यानी कि वो एक गाइडलाइन थी जो कि एंटवाइन करती थी इन डेस्परेट एलिमेंट्स को टू हर पोइट्री, यानी कि गाइड करती थी, इज अ टेस्टमेंट टू हर एबिलिटीज. ये उसकी टेस्टमेंट थी, गाइड थी टू हर एबिलिटीज एज अ पोइट, विच इंट्रीग एंड फ्यूल द इमेजिनेशन ऑफ स्कॉलर्स और जनरल रीडर्स अलाइक, जो कि फ्यूल करती थी और इंट्रीग करती थी इमेजिनेशन ऑफ स्कॉलर्स को और जनरल रीडर अलाइक, जो कि उसी के जैसे थे. यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर है. सिल्विया प्लाथ इज अ पावरफुल poet of modern age. Her poetry portrays her own shattered state of mind. Daddy Poppies in October are glaring examples in this regard. Or like Emily Dickinson, death is also her favorite theme for poetry. Her poetry is an embodiment of gloomy and sad emotions, और at the end इसका conclusion है. ठीक है, ये बेटा आज आप